हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दस्तखत है भगवान। अजी सुनते हो, आकर देखो अपनी माँ की कारस्तानी में तो तंग आ गई हूँ। यह क्या किया माँ जी आपने? अरे यह कमरा आपके सोने के लिए है, न कि नहाने के लिए। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, कभी गुसल खाने में जाकर सो जाती है और आज तो हद ही कर दी, कमरे में आकर नहा रही है। अगर माँ की सेवा करनी है तो खुद करो, मेरे सर पर यह मुसीबत क्यों डाल दी? अब सुन भी रहे हो या बाहर कर चिल्लाना पड़ेगा? हाय मेरी फूटी किस्मत, सास है कि जिसे कुछ याद नहीं रहता और पति की कान में रुई डालकर रहता है। रेखा अपने पति मनोज को आवाज लगाते हुए कहती है। मनोज बोला, अब क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? पड़ोसी तो तुम्हारी आवाज ऐसे भी सुन लेते हैं, अब उनसे छुपा ही क्या है? अब क्या कर दिया माँ ने जो उसके किए की भी मुझे सुना रही हो? अरे माँ, तुमसे भी एक जगह बैठा नहीं जाता है, तुम्हारे इस भूलने की बीमारी से तंग आ गया हूँ। रेखा बोल तो ऐसे रहे हो अपनी माँ से जैसे वह तुम्हारी सारी बात समझ रही है। अरे कोई छोटा बच्चा खाने पीने की चीजों को इधर उधर करे तो साफ भी किया जा सकता है, पर तुम्हारी माँ का यह सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले कह देती हूँ, आज कमरे में नहा रही है, कल को कहीं रसोई घर में जाकर छी 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 सोचकर भी मुझे उल्टी आ रही है। कुछ तो उपाय करो वरना बिट्टू को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर रहना दोनों माँ बेटे अकेले। मनोज बोला, तुम्हें ही घर की मालकिन बनने का शौक था, घर के कागजात पर माँ के दस्तखत चाहिए थे और तभी मैं माँ को यहाँ लेकर आया। अच्छा होता यह गांव में रहती, अगल बगल वाले दो रोटी दे जाते, कम से कम दिन रात की चिकचिक तो तुमसे मुझे नहीं सुननी पड़ती। रेखा बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे यह मकान मैं अपने छाती पर ले जाऊंगी। अरे बुहवंत, अच्छा हुआ इन्होंने मकान के कागज पर दस्तखत कर दिया, वरना तो इन्हें अपना दस्तखत भी याद नहीं रहता। अब जब दस्तखत ही हो गए हैं तो इन्हें वापस गांव में क्यों नहीं छोड़ आते हो? क्यों यही रखा है? कोई जवाब तुम्हारे पास? देखो कैसे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। अरे कुछ कहते क्यों नहीं? मनोज बोला, कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। अब अगर गांव में जाकर छोड़ आऊंगा तो गांव वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो? ठहर जाओ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। इतना कहकर मनोज अपनी मां को पकड़कर बाहर एक कोने में जाकर बैठा दिया। मनोज की मां कमला जी के पति की मृत्यु से उन्हें गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण धीरे धीरे वो सब भूलने लगी। सारी पर मानो धूल जम गया है, बस उन्हें बेटे का नाम याद था जो दिन रात वो रटते रहती थी। कमला जी के पति राकेश बाबू सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे, बड़ी मेहनत करके उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, रिटायरमेंट के पैसे मिले तो शहर में घर बनवाया जो कि कमला जी के नाम पर था। पेंशन उन्हें मिलता नहीं था, गांव में थोड़ी बहुत जो जमीन थी उसे बेचकर उन्होंने सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए थे। जो ही थोड़े बहुत पैसे आते थे उससे पति पत्नी दोनों का खर्चा निकल आता था। बरसात का समय था, राकेश बाबू टहलते टहलते खेत की तरफ चले गए थे। अचानक मौसम खराब हुआ, चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और तभी एक बिजली राकेश बाबू पर आ गिरी, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनकी ऐसी मौत की खबर सुनते ही कमला जी मानो सदमे में चली गई थी। कुछ वक्त बाद पत्नी के सुझाव पर मनोज अपनी मां को शहर ले आया ताकि घर के कागजात पर उनके दस्तखत करवा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया कमला जी की स्थिति खराब होती गई, जिसके कारण मनोज और रेखा परेशान रहने लगे। का बेटा बिट्टू, जिसे अपने दादी से बड़ा लगाव था, दिन भर घर में दादी दादी करता रहता था, पर दादी की वह खूबसूरत यादें जा चुकी थी। पर ममता औरत के अंदर कभी मरती नहीं है, वह तो कमला जी के अंदर भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। जब भी वह बिट्टू को देखती तो कहीं ना कहीं उसमें उन्हें अपने मनोज के बचपन की परछाई पाती और उसे खूब लाड करती थी। मनोज अपनी मां की परेशानियों से इतना परेशान नहीं था जितना कि अपनी पत्नी के चिल्लाने से परेशान हो जाता था। इन्हीं सब परेशानियों से परेशान मनो एक दिन सुबह सुबह अपनी मां को अपने साथ कहीं ले गया। फिर शहर के दूसरी छोर पर एक बड़ा सा मंदिर था, वहां मां को अपने साथ ले जाकर एक कोने में बैठाया और बोला, मां यहीं बैठे रहना जब तक
ना आऊं कहीं मत जाना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। इतना कहकर मनोज वहां से अपने घर चला गया। बेचारी कमला जी भूखी प्यासी मंदिर के कोने में बैठी रही। घंटों बाद आने जाने वाले भक्तों में से किसी ने कभी प्रसाद दे दिया तो कभी किसी ने पानी दे दिया और उसे खाकर कमला जी अपना पेट भर लेती थी। वो चुपचाप कोने में बैठी बस मनोज मनोज की रट लगाए रहती। आखिर बेचारी माँ करती भी क्या बेटे के सिवा, और कुछ याद भी तो नहीं था। देखते ही देखते दोपहर हो गई परंतु कमला जी की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। आखिरकार पुजारी उनके पास आए और पूछे, माता जी आप कौन है, कहाँ से आई हो? कमला जी बस मनोज मनोज इतना ही कहती क्योंकि वह कुछ भी बताने में अक्षम थी। पुजारी जी ने शाम तक इंतजार किया। जब कोई कमला जी की खबर लेने नहीं आया तो पुजारी ने पुलिस को खबर कर दी। इधर मनोज अकेला जब घर आया, रेखा उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, जीवन में यह दूसरी बार आपने कोई अच्छा काम किया। मनोज आश्चर्य से उसे देखा और बोला, पहला अच्छा काम कौन सा किया था? रेखा बोली, अपनी मां को यहाँ लाकर और घर के कागजात पर दस्तखत करवाकर, और अब उन्हें कहीं दूर छोड़कर आपने अच्छा काम किया है। इसलिए लोग कहते हैं पत्नी की बातों पर ध्यान दिया करो, फायदा ही फायदा होता है। अब जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए आज हलवा बनाऊंगी, आपने मुझे खुश कर दिया। इतना कहकर मुस्कुराती हुई रेखा रसोई में चली गई। मंदिर में पुलिस आई तो भगदड़ मच गई। लोगों ने कारण पूछा और जब कारण पंडित जी से पता चला तो सब कहते हैं, भगवान कैसा कलयुग आ गया। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है पर कभी उसे बोझ नहीं समझती है और न कभी भी थकती है। और आजकल के बच्चे अपनी माँ को इस तरह से मंदिर में छोड़ जाते हैं। क्या वे यह नहीं सोचते कि आखिर बुढ़ापा उन पर भी आएगा? पंडित जी कमला जी को हाथ जोड़कर बोले, माता जी अगर आपकी सेवा कर सकता तो आपको यहाँ रख लेता, परंतु मेरा ही ठौर ठिकाना नहीं है तो आपकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? यह पुलिस महोदय आपको अपने साथ ले जाएंगे और आपके परिवार तक छोड़ आएंगे। कमला जी बस मनोज मनोज कहकर पुलिस वालों के साथ चली गई। पुजारी जी बोले, सच कहा माता जी, अब मनोज ही है जो आपकी नई पार लगाएंगे। पुलिस वाले कमला जी को थाने लेकर आए, पूछताछ की पर वो तो कुछ बताने लायक ही नहीं थी, बस बेटे का नाम ले रही थी। इंस्पेक्टर संजय ने सोच विचार कर सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसे लगा जब सोशल मीडिया पर इतने लोग मनोरंजन करते हैं तो क्या इस बूढ़ी अम्मा की खबर उसके घर तक नहीं पहुंचा सकते? यही सोचकर संजय ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और कमला जी का एक वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। थोड़ी देर बाद संजय ने उन्हें चाय बिस्किट दी। कमला जी सारे से कुछ खाने को मांगी तो संजय पुलिस वाले को बोला, इनके लिए रोटी सब्जी लेकर आओ। खाना देखकर कमला जी खाने पर ऐसे टूट पड़ी मानो कितने दिनों से भूखी हूं और वही कोने में एक छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो गई। ना जाने इंस्पेक्टर संजय के दिमाग में क्या आया, वो अपने अधिकारियों से पूछकर कमला जी को अपने घर ले गया। संजय की पत्नी नेहा बहुत शांत स्वभाव की थी। कमला जी को देखकर वो समझ गई कि फिर उनके पति किसी परेशान को अपने घर ले आए हैं। संजय ने जब पूरी घटना बताई तो नेहा बोली, कोई बात नहीं, जब तक इनके घर वाले नहीं मिल जाते ये हमारे साथ रह सकती है। संजय बोला, तुम्हारे अंदर कितनी ममता छुपी है, कोई अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखता और तुम हो कि पराये को भी अपना मान लेती हो। नेहा बोली, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। मेरे माता पिता मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे क्योंकि मैं उनके लिए बोझ थी। कुछ लोग होते हैं जो बेटी को बोझ मानते हैं। संजय बोला, नेहा, इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग होते हैं वही अच्छे लोग भी होते हैं, तभी तो संसार का संतुलन बना हुआ है, वरना तो इस संसार का अंत कब का हो चुका होता। चलो ड्यूटी पर जाता हूँ, तुम इनका ख्याल रखना। करीब 3 से 4 दिन हो गए थे। नेहा कमला जी का बहुत ख्याल रही थी और कमला जी जो अपने घर में भूल बस कोई ना कोई त्रुटि कर
देती थी वहाँ उन्हें जाने क्या प्यार मिला जो चुपचाप एक ही बिछौना पर बैठी रहती थी जब नेहा उन्हें खाना खिलाती वह मुस्कुराती और मनोज का नाम लेती पर कहीं भी कोई तोड़फोड़ नहीं करती थी। चौथे दिन इंस्पेक्टर संजय को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और कमला जी की पहचान बताई। संजय कमला जी को लेकर जाने लगा तो नेहा को दुख हुआ पर उसे इस बात की खुशी थी कि कमला जी को उनका परिवार मिल रहा था। इस इंस्पेक्टर संजय ने बिना कुछ देर किए कमला जी को अपने साथ पुलिस जीप में बैठाकर उनके घर तक ले गए। घर पहुंचते ही घर का नजारा इंस्पेक्टर को बड़ा ही अजीब लगा। करीब 7 साल का एक बच्चा जो दादी दादी कहकर चिल्ला रहा था और एक महिला उसे कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम देकर चुप करवा रही थी और वहीं खड़ा व्यक्ति अपना सर पकड़कर परेशान दिख रहा था। इंस्पेक्टर संजय कमला जी को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही बच्चे ने कमला जी को देखा वह दादी दादी कहकर उनसे लिपट गया। वहीं रेखा कमला जी को देख देकर क्रोध में आग बबूला हो रही थी और नफरत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। कमला जी की वापसी मानो उसकी सोच से परे थी। वह यह मान ही नहीं पा रही थी कि वह वापस लौट आई है। इंस्पेक्टर संजय ने पहले मनोज को खूब डांट लगाई। मनोज सर झुकाए खड़ा था। जब इंस्पेक्टर संजय चिल्लाते हुए मनोज की तरफ लपका तो कमला जी इंस्पेक्टर संजय पर चिल्लाने लगी। मनोज मनोज कहकर मनोज को सीने से लगा ली मानो अपने बच्चे को किसी गैर से बचा रही हो। इंस्पेक्टर संजय ने कहा, शर्म करो, सोचो मां की अवस्था जिसे तुम्हारे सिवा कुछ याद नहीं है। इन्हें यह लग रहा है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो यह तुम्हें हमसे बचा रही है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें यह हरकत करते हुए? आखिर तुमने यह सब क्यों किया? इंस्पेक्टर संजय की कड़क आवाज और शक्ति देखकर मनोज ने सारी सच्चाई उगल दी और कहा, मेरी पत्नी मेरी मां से परेशान हो चुकी थी। अपनी पत्नी की परेशानियों को दूर करने के लिए मां को मंदिर के कोने में छोड़ आया था। उसकी भूलने की बीमारी के कारण मुझे यकीन था कि वह घर तक तो कभी वापस नहीं आ सके। इंस्पेक्टर संजय बोले, देख लो, तुम्हारी मां की यादों में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं और तुम हो कि छी बेटा तुम्हारी मां को याद करता पर तुम्हारी यादें क्या इतनी धुंधली हो गई कि तुम कितने निर्दय हो गए। दादी के लिए बिलखते बेट बिट्टू को देख मनोज को अपने किए पर शर्म आ रही थी क्योंकि दादी के गम में बिट्टू बस रोए जा रहा था। कुछ खाता पीता नहीं था पर इसकी फिक्र रेखा को बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तो नींद में ही बिट्टू को कुछ ना कुछ खिला देती थी और सुबह होते ही उसे समझाने की कोशिश करती थी। जैसे ही मनोज ने दूध का गिलास दादी के हाथ में पकड़ाया बिट्टू ने पूरा दूध पी लिया। यह देखकर इंस्पेक्टर संजय हैरान हो गया और बोला, देखो इस मासूम से बच्चे को, यह तुम्हारी मां की ममता को पहचानता है पर तुम अपनी मां की ममता नहीं पहचान पाए। इंस्पेक्टर संजय ने रेखा को कहा, अगर इसके बाद कभी भी इस तरह की घटना हुई तो मैं तुम्हें भी जेल में डालने से पीछे नहीं हटूंगा। मनोज हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर संजय से बोला, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। आपसे वादा करता हूं अपनी मां का पूरा ख्याल रखूंगा, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर संजय बोले, मां की भूलने की बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन उसमें भी तुम्हारे लिए एक अच्छाई भी है कि वह तुम्हारे कुकरत भी याद नहीं रखी। इंस्पेक्टर की यह बातें मनोज के मन को अंदर तक भेद गई। वह मां के गले लगकर रोने लगा और कहने लगा, मां मुझे माफ कर दो। कमला जी अपने आंचल से उसके आंसुओं को पूछती और कहती, मनोज चुप, मनोज चुप। मनोज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रेखा को समझाया, रेखा आज हमारा बच्चा हमें यह सब करते देख रहा है। भगवान ना करे कल को अगर तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई और बिट्टू तुम्हें कहीं दूर छोड़ आएगा तो जरूरी तो नहीं कि तुम्हें भी ऐसा भला इंस्पेक्टर मिलेगा और तुम्हें वह मेरे पास वापस ले आएगा। रेखा सोचकर भी घबरा उठी और उसे एहसास हुआ कि वह कितना पाप कर रही थी। फिर इंस्पेक्टर हर रोज फोन करके कमला जी की खबर लेता। मनोज ने डॉक्टर से मां को दिखाया तो उनकी हालत में थोड़ी बहुत सुधार आई। महीने में एक बार संज नेहा के साथ आकर कमला जी से मिलते थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।